आपकी आवाज में आज बात नई कांग्रेस के नए चेहरों की। पिछले कई सालों से एक के बाद एक हार का मुंह देख रही कांग्रेस के लिए 2018 का आखिरी महीना बसंत लेकर आया। मध्य भारत के 3 बड़े राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और सरकार बनाई। अब इन्हीं तीनों राज्यों में मिली जीत को कांग्रेस 2019 में भुनाने की तैयारी में है। इसकी बानगी आज पटना में देखने को मिली, जब जीत की तिकड़ी राहुल के साथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिखी। 30 साल बाद बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस ने संडे को सुपर संडे बनाते हुए मेगा सियासी शो किया। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सहयोगियों को एक मंच पर ला खड़ा किया और फिर शुरू हुआ मोदी सरकार को घेरने का सिलसिला। सवाल यह है, क्या कांग्रेस ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर तय कर लिए हैं? क्या विधानसभा चुनावों की चुनौती को पार करने वाले 2019 में भी बेड़ा पार लगाएंगे? तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। इतना बड़ा धोखा सबसे पहले मोदी जी ने हमारे नौजवानों को दिया। खुद को फकीर बताने वाले 10 लाख के सूट पहन रहे हैं। कांग्रेस के 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंच एक और निशाने पर एक ही सियासी दल और एक ही नेता। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। 30 साल बाद बिहार में कांग्रेस ने सियासत का मेगा शो किया। संडे को सुपर संडे बनाते हुए कांग्रेस ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में सहयोगियों को साथ लेकर मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हाल ही में फतह किए गए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी रैली में शामिल रहे। कार्यक्रम का नाम रखा गया जन आकांक्षा रैली। पटना में हुई रैली में एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जहां एमपी में किसानों की कर्ज माफी की डेडलाइन तय कर दी, तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 साल बाद पटना आकर उन्हें अपनी जवानी याद आ गई। 3 मार्च तक हम 30 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लगभग 30-35 साल हो गए जब मैं पहले पटना आया था और मुझे खुशी होती है आज यहाँ का उत्साह और जोश देखकर। मुझे इसलिए और भी खुशी होती है कि यहाँ पटना आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। कमलनाथ के बाद बारी छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से आई कांग्रेस सरकार के मुखिया की थी। भूपेश बघेल ने मंच से राहुल गांधी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। राहुल गांधी होने का मतलब किसानों के संघर्ष, मेहनत का सम्मान। राहुल गांधी का मतलब गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों के साथ न्याय। राहुल गांधी होने का मतलब गांव और गरीबों की चिंता। राहुल गांधी होने का मतलब अभिव्यक्ति की आजादी और निडर सोच। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के निशाने पर मोदी ही रहे। जमकर निशाना साधा गया। राफेल से लेकर मोदी के सूट की कीमत तक का हवाला दिया गया। मैं तो हर जगह एक ही प्रश्न पूछता हूं कि मोदी जी के नारे 5 साल पहले क्या थे? मेक इन इंडिया, याद है ना? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। यहाँ कोई है मेक इन इंडिया वाला? यहाँ कोई है डिजिटल इंडिया वाला? यहाँ कोई है स्किल इंडिया वाला? इतना बड़ा धोखा सबसे पहले मोदी जी ने हमारे नौजवानों को दिया। आप 15 लाख देने का वादा और 500 रुपया दिया है। खुद को फकीर बताने वाले 10 लाख के सूट पहन रहे हैं। चौकीदार बताने वाले राफेल के घोटाले में फंसा हुआ है। सावधान रहिएगा, जागते रहिएगा। ये तड़ी पर जो चुनाव जीतने का मशीन अपने आप को बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में वो चुनाव जीतने वाले मशीन को हमने खराब कर दिया है। अब आपकी पारी है। वैसे जिस पटना में जाकर बिहार की जनता को साधने की कांग्रेस कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं, ये वही बिहार के लोग हैं जिन पर मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने टिप्पणी की थी। कमलनाथ ने कहा था कि एमपी के लोगों को ही नौकरी में ज्यादा मौके मिलने चाहिए।
क्योंकि यूपी बिहार के लोग यहां आकर नौकरी हासिल कर लेते हैं। तब बीजेपी ने इस पर जमकर निशाना भी साधा था। आज भी बीजेपी सीएम पर हमलावर है। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस आला कमान ने 2019 की चुनौती से पार पाने के लिए अपने नए स्टार प्रचारक तय कर लिए हैं? क्या 2019 में राहुल के बाद कांग्रेस के यही बड़े चेहरे हैं? और सवाल यह भी, क्या विधानसभा चुनाव की चुनौती पार करने वाले तीनों सीएम कांग्रेस का 2019 में भी बेड़ा पार करा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुद्दा बड़ा है, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह से मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। भोपाल से हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के नेता आनंद तारण जी, इसके साथ साथ किसान नेता अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ यानी रायपुर से हमारे साथ नरेश चंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता सुरेंद्र शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा रविकांत कौशिक सर आपसे। रविकांत सर, राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए कांग्रेस के, और उसके बाद उन पर बीजेपी बार बार एक ही बात कहती रही कि जहां जहां राहुल गांधी कदम रखते हैं वहां वहां कांग्रेस को हार मिलती है। यह सिलसिला 2018 के आखिर में टूटा, और ऐसा टूटा कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा। आपको लगता है सर, आज की इन तस्वीरों के बाद, कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेल रही है और उसके पास फ्रंट फुट पर खेलने के लिए कंटेंट भी है, चीजें भी हैं? निश्चित रूप से पटना का गांधी मैदान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कई राजनीतिक करवट बदले हैं, और कई राजनीतिक करवट में कई सरकारें आई और गई हैं। ताजा उदाहरण में जेपी का मूवमेंट पूरा हिंदुस्तान याद रखता है, जिस मूवमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में गई थी, जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी, और उसमें इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। अब सवाल, आज जो राहुल गांधी ने जो अपने 3 मुख्यमंत्री को लेकर के वो गए हैं, उसमें मेरी जो समझ है उसमें यह है कि राहुल गांधी बहुत अच्छा एक कार्ड खेल रहे हैं कि जिन 12 मुद्दों को लेकर के मोदी जी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह और कांग्रेस पर हमला बोल करके 2014 में चुनाव जीत करके आए थे, उन 12 मुद्दों को छोड़ के बाकी लगभग 100 से अधिक योजनाएं देश को दे दिया उन्होंने, जिसमें वो उनका दावा है कि 75% योजनाओं पर हम सफल हैं। परंतु जो 12 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर राहुल गांधी ने उनको पकड़ लिया है और उसी पर वो हमला कर रहे हैं। और वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महंगाई और वादा खिलाफी और जुमलेबाजी को लेकर के ये तीनों मुख्यमंत्री को ले जाने का मतलब उनका, जो मेरी समझ है, कि सबसे पहले वो जनता को बता रहे हैं कि देखिए हमारे ये तीनों मुख्यमंत्री ने, हमने किसानों को लेकर के जो वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ, उसकी घोषणा हमने कर दी। ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास। इस मामले में छत्तीसगढ़ एक कदम नहीं 2 कदम आगे है मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना में। ठीक कह रहे हैं सर आप, यहाँ चीजें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। नहीं तो, और छत्तीसगढ़ की सरकार जो कई वादे किए थे उसमें कई चीजों को वो पूरा भी कर रही है। तो उसके कारण से राहुल गांधी इन 3 मुख्यमंत्री को लेकर के बिहार की जनता, जहां बिहार कारण से राहुल गांधी इन 3 मुख्यमंत्री को लेकर के बिहार की जनता, जहां बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत पतली है, उत्तर प्रदेश में भी पतली है, और उन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति पतली इसलिए भी है कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जो इनको नारा दिया था, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन और एकता, उसको इन दोनों राज्यों में इन्होंने भुला दिया और पूरे देश में भुलाया। उसके कारण से इनकी ये स्थिति बड़े बड़े राज्यों में इनके हाथ से गई। और आज ठीक, रविकांत सर आता हूं आपके पास। मोदी जी जो नारा दिए थे 2014 में, जी मैं 1 मिनट में पूरा कर दे, जो बिल्कुल 1 मिनट में पूरा, जो वादा उन्होंने किया था, जो वादा उनकी असफलता थी, कहां है अच्छे दिन, कहां है महंगाई, कहां है बेरोजगारी, कहां है महिला आरक्षण बिल, कहां है विदेशों से काला धन, कहां है मजबूत लोकपाल, ये जो इनके जो जुमले थे उसको लेकर के वो हमला कर रहे हैं। और उसीलिए उन्होंने ये तीनों मुख्यमंत्रियों को बतौर गवाह उन्होंने पेश करके इनके माध्यम से हमला बोला। जैसे आप रिपोर्ट में बता रहे हैं कि उनका पूरा हमला मोदी और अमित शाह पर था। इसका मतलब यही है कि हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, जो कहते हैं वो कर रहे हैं। नारा भी चल रहा है, वक्त है बदलाव का, बदल दीजिए, और हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। ठीक, मैं आता हूं सर आपके पास रविकांत सर। मेरा अगला सवाल सुरेंद्र शर्मा जी से है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यह है। जी जी
सर, आज जो पटना में तस्वीर हमको दिखी है, ये क्या ये बताती है कि अब राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के ये 3 नए स्टार प्रचारक हैं और विधानसभा चुनौती को पार पाने वाले यही वो 3 लोग हैं जो कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगे? आसिफ भाई, स्वाभाविक रूप से चाहे माननीय भूपेश बघेल जी हों, चाहे माननीय कमलनाथ जी हों, चाहे गहलोत जी हों, इनको प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है। और मैं तो जहां तक समझता हूं, आज के इस जो सामूहिक रैली हुई है, इसमें जो संदेश माननीय राहुल गांधी जी ने जो देश को देने का प्रयास किया है, वो इस बात का देने का प्रयास किया है कि हमारी पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप में चलेगी। इसमें युवा लोग भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं, और निश्चित रूप से इन्होंने अपने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन को उखाड़ने में सफलता पाई है, और इनके सहयोग से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ने से मना करती हैं, उमा भारती चुनाव लड़ने से मना करती हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी मार्गदर्शक बने हुए हैं, मगर उनसे मार्गदर्शन लेने कोई जाता नहीं है। ऐसे समय में राहुल गांधी जी ने अपने मुख्यमंत्रियों को पर्याप्त सम्मान देते हुए, पर्याप्त महत्व देते हुए उनको अगर छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के स्टार बनाने का प्रयास किया है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, और इससे हर समाज के लोगों में और जो नए उभरते हुए नेता हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को, जो कि झूठ के बल पर खड़ी हुई है, जिसको 4.5 साल का 5 साल का हिसाब देना है, आज सवाल के कटघरे में कांग्रेस पार्टी नहीं है, आज सवाल के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी है। आज माननीय मोदी जी को जवाब देना है कि इस सीट के बदले में 10 सीट लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ नौजवानों के नौकरी का क्या हुआ? आपने किसानों का मूल्य 1.5 गुना करने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? आपने जो काला धन विदेश से लाके लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? आज हमारे पास सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। उनकी जो पार्टी है 2 लोगों के आधार पर चल रही है, 2 लोगों की मनमानी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी ने हमारे उभरते हुए नेताओं को कलेक्टिव लीडरशिप देने का प्रयास किया है, ये बहुत अच्छी पहल है। ठीक, सुरेंद्र सर, मैं आता हूं आपके पास। आनंद तारण जी, मेरा आपसे एक सवाल है, उसके बाद फिर मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया लेता हूं। आनंद तारण जी, क्या ये महज इत्तेफाक है या ये बड़ी अजीब स्थिति है कि जिन यूपी और बिहार वालों पर सीएम की यह टिप्पणी आई थी कि मध्य प्रदेश के शख्स को, यहां के आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, यूपी बिहार वाले आकर नौकरी ले जाते हैं, और आज उसी बिहार में जाकर कमलनाथ कहते हैं कि यहां का उत्साह देखते बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी ने उसको क्लियर कर दिया था कि कम से कम 70% मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि वो टेक्निकल के नाम से, किसी नाम से जो अधिकारी खेल खेलते थे, उस चीज को उन्होंने रोकने की कोशिश की है कि जो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, पहले उनको नौकरी मिले, इसके बाद हम दूसरे प्रदेश के लोगों को देंगे। किसी के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया इस प्रदेश के लिए, उस प्रदेश के लिए, और उन्होंने उसको क्लियर भी कर दिया था, तुरंत ही कर दिया था। इसलिए इस तरह की बातें सब बेमानी है, और निश्चित रूप से कांग्रेस तो सबके साथ है, पूरे देश के साथ है, पूरी देश की एकता और अखंडता की बात करती है। तो कांग्रेस में इस तरह की कोई भावना नहीं है, लेकिन प्राथमिकता जिस प्रदेश ने उन्हें जनाधार दिया, जिस प्रदेश ने उन्हें सम्मान दिया, जिस प्रदेश के नागरिकों ने उन्हें आज सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिबद्धता उस प्रदेश के नागरिकों के प्रति, उस प्रदेश के नौजवानों के प्रति, उस प्रदेश के आमजन के प्रति है, तो उन्होंने उसको व्यक्त की। तो उसमें कोई ये नहीं है कि साहब दूसरे प्रदेशों के लोगों को हम सम्मान नहीं देंगे, या दूसरी प्रतिभाएं अगर अच्छी होंगी तो बाकी लोगों में उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक, नरेश चंद्र गुप्ता जी, अगला सवाल मेरा आपसे है सर, और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से हमने बार बार देखा कि अमित शाह या पीएम मोदी जब 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बात करते हैं तो वो अपनी हार सिर्फ छत्तीसगढ़ में मानते हैं। वो कहते हैं कि एमपी और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वो अपनी हार सिर्फ छत्तीसगढ़ में मानते हैं। और ये हार आपने अपने आप से इतनी बड़ी कर ली कि आज यहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ब्रांड एम्बेसडर हो गए और वो सीधा मोदी को टक्कर दे रहे हैं। आपको खलता है नतीजा ये सब? कतई नहीं। देखिए, जो जनता ने हमें रिजल्ट दिया हम उसे स्वीकार करते हैं, और मोदी जी को कहीं कोई टक्कर नहीं देते हैं। ये कांग्रेस मोदी जी को टक्कर देते हैं, ये बात कांग्रेस के लोग देते हैं, तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टक्कर नहीं दे रहे हैं। इनका मतलब ये है कहने का बड़ा स्पष्ट है, लेकिन कहीं कोई टक्कर वाली स्थिति नहीं है। हम 15 साल यहाँ सरकार में थे, उस 15 सालों के बाद
जनता को लगा उन्हें परिवर्तन चाहिए और जनता ने कांग्रेस को चुना। हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हम तो जनता के पास आपको बता देते हैं, इस लोकसभा चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपन भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर यहाँ पर पूरा विजय प्राप्त करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः एनडीए की सरकार इस देश में स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक, विकास जी, विकास बोंद्रे साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। विकास जी, ये जो 5 सीटों का अंतर रह गया, आज ये अंतर और ज्यादा सता रहा होगा कि अगर ये 5 सीटें मिल जाती तो एक तो राज्य में अपनी सरकार भी होती और दूसरा आज बिहार में 2 ही मुख्यमंत्री होते, आज एमपी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी ना होती। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 5 सीट से हम पीछे रह गए, ज्यादा वोट होने के बावजूद 5 सीट कम प्राप्त कर पाए और पीछे रह गए, तो वो बात सालती तो है। नहीं तो आज मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थिति होती, आज किसान ओला पाला से पीड़ित नहीं अपने तय रह रहा होता। आज मध्य प्रदेश में 500 रुपए से सोयाबीन का और मक्के का बोनस राशि मिल चुकी होती, जो कि पिछली के सरकार ने जिसका बजट प्रावधान तक कर दिया था। तो इसलिए हमें सालता है। जहां तक तीनों मुख्यमंत्री के राहुल गांधी जी के साथ, या यूं कहें राहुल गांधी जी का तीनों मुख्यमंत्रियों को लेके जाने का मकसद है, सुरेंद्र शर्मा जी भले ही बोल रहे हो ये कलेक्टिव लीडरशिप का चित्र दिख रहा है। आप ये भी गौर करिए आसिफ भाई, साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी गए हैं। मुझे तो लगता है कि कलेक्टिव लीडरशिप नहीं, इलेक्शन फंड कलेक्टर्स की मीटिंग थी जिसमें इन तीनों को शामिल किया गया और लेके जाया गया है। तो अब हालत ये बनेंगे कि इन 3 प्रदेशों को कांग्रेस के इलेक्शन फंड का खर्चा भुगतना पड़ेगा और वो जनता से ही निकलेगा। इस मामले में हमें आपत्ति रहेगी। नंबर दूसरा, जहां तक राहुल गांधी जी अपने इमेज को मोदी जी की टक्कर में नहीं पाते हैं, आप लोग स्वयं प्रश्न पूछते हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से पीएम कौन होगा, महागठबंधन की तरफ से पीएम का फेस कौन होगा, और राहुल गांधी जी को लगता है कि उनका फेस उनकी पार्टी को पीछे खिसकाता है, इसलिए शायद राहुल गांधी जी और चेहरे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के भाषणों में तो अब जनता उठ चुकी है कि बार बार उनका एक राफेल का झूठ सुन सुन के, इसलिए भी उन्हें लग रहा है कि और उन्हें भाषण चाहिए, नई शब्द चाहिए, नए वाक्य चाहिए, नए भाव चाहिए। ठीक, विकास जी मैं आपके पास आता हूं। अनिल यादव जी, आज इस रैली में वार हुए, पलटवार हुए, लेकिन किसानों के मतलब के मध्य प्रदेश में अगर कुछ निकल कर आया तो एक डेडलाइन निकल कर आ गई। आज पहली बार यह कहा गया कि 3 मार्च तक हम 30 लाख किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये तो एक राहत की खबर हो गई, लेकिन इस बयान से जो एक सवाल उठा वो ये कि घोषणा तो 50 लाख किसानों की हुई थी सर, ये 30 लाख कैसे हो गए? ये 20 लाख कौन है जिसको फायदा नहीं मिलने वाला? हाँ, इसी बात पे कल भी आपसे चर्चा हुई थी और मैं ये बोल रहा हूँ कि चुनाव आते आते शायद 20 से ये आंकड़ा बढ़ भी जाए तो कोई बेईमानी नहीं होगी। तो ये बार बार स्टार प्रचारक ढूंढ रहा है कि 3 मुख्यमंत्री यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। मैं कह रहा हूँ कि सीधा सा एक किसान को पकड़ लीजिए, उसके लिए सही तरीके से काम कर दीजिए ईमानदारी से। और आपका हर कार्यकर्ता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, अगर किसान के लिए अच्छा काम किया तो आपका हर प्रत्येक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक होगा। लेकिन जहां किसान निराश होगा तो ना तो आपकी जाति चलेगी, ना आपकी पिछड़ा वर्ग चलेगा, ना अगड़ा वर्ग चलेगा। 75% आज देश के अंदर किसान है, प्रदेश के अंदर किसान है। अगर उसे इसी प्रकार से जो ताज जो कांटों का आपने बिछो रखा है उस पर अगर हमें चलाएंगे तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसे अपने वोट के ताकत से किसान दिखाएगा कि किसकी सरकार बननी है और किसकी नहीं बननी है। दोनों पार्टी को मैं आज चेतावनी आपके माध्यम से देना चाह रहा हूं कि अगर जैसे हिंदू मुस्लिम बाद में उलझे या किसी और बात विवाद में उलझे और किसानों को छोड़ रखा तो जाहिर सी बात किसान अपना रास्ता बना लेगा। चाहे मध्य प्रदेश के अंदर आज स्थिति ये कर्ज माफी को लेकर के आ रहे हैं, जैसे बोंदरिया जी बोल रहे हैं कि पिछली बार ये स्थिति बनी कर्ज माफी को लेकर के कि भाई पिछला बकाया हमारा भावांतर का है, पिछली फसलों का बकाया है।
अन्य चीजों का जो बकाया राशि है वो अभी तक हमारे खाते में नहीं आई, ये उलझ करके रह गए हैं कर्ज माफी में। भाई वो बकाया राशि का क्या होगा जो शिवराज सिंह जी के शासनकाल में हमारा भावांतर का बकाया, फसलों का बकाया, उस संबंध में कोई चर्चाएं नहीं हो रही है। तो ये किसानों का या तो पिछली सरकार ने जो कांटे बिछा के गई है उस ताज पे चलना कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत है। और लोकसभा में तो ये मान के चलिएगा कि ये सूल का काम करेगा अगर इन्होंने जल्द किसानों की समस्या ठीक है, ये कांटे कहीं शूल ना बन जाए। लेकिन मेरी एक अपील है तमाम दर्शकों से, क्योंकि बनेंगे सर कई मेहमान, आप सबसे मेरी एक अपील है छोटी सी कि सर वक्त कम है, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें और दमदार पॉइंट्स रखें। एक बार फिर मैं आ रहा हूं आनंद तरण साहब के पास। तरण साहब, वही मेरा सवाल है आपसे, जब ऐलान हुआ, मैनिफेस्टो तैयार हुआ तो कहा गया 50 लाख किसानों का 55,000 करोड़ कर्जा माफ करेंगे। ये सर 50 लाख से आज पटना पहुंचते पहुंचते 30 लाख कैसे हो गए? या ये 20 लाख वो हैं जो फर्जी किसान पाए गए और आपकी जांच पूरी हो गई? देखिए जांच हो रही है और आपने देखा होगा किस तरह से घपलेबाजी सामने आ रही है। ये कोई बोल रहा है कि हमने तो 15,000 लोन लिया था, ये 2 लाख हमारे कैसे हो गए? हमारे किसान नेता ये नहीं बोल रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ ज्यादती हुई है, किस तरह से उनके साथ घपलेबाजी हुई है, उसकी जांच की बात नहीं कर रहे कि उसका दूध का दूध पानी होने चाहिए। उन पर जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य करे उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, किसानों के खातों में जो छेड़छाड़ की गई है, किसानों के नाम पर जो पैसा निकाला गया है उसकी जांच हो रही है। कितने लंबे लंबे केस आ रहे हैं कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले उसमें सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक एक किसान का कर्जा माफ करेगी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी की सरकार। और आप बिल्कुल निश्चित रहे, हमारे किसान नेता से ही बोलते हैं कि आप इसमें सहयोग करेंगे, कौन कौन घपलेबाजी है आप इसमें देखें तो। लेकिन किसी भी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा, कोई भी बैंक किसी किसान के घर नहीं आएगी। किसान जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी है उस दिन से निश्चित है सर जल्दी करवाइए और हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि कोई आपको परेशान हो रही है, किसान अपना नाम देखकर हार्ट अटैक से जान दे रहा है। सर मैं आपके पास लौटता हूं, मैंने इसलिए कहा सर थोड़ा छोटे पॉइंट्स रखिए। वही बात है, वही चीज है, किस तरह से उनको ठगा गया, वही मैं बोल रहा हूं, किस तरह से उन्हें ठगा गया, किस तरह से उनकी मानसिकता को परेशान किया गया, उनको परेशान करने का प्रयास किया गया, उसी बात को लेकर आज हम जी ठीक। आनंद जी आता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। एक सवाल ये उठा कि पीएम मोदी के मुकाबले कौन, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि महागठबंधन में यूपी में आपको एक भी सीट नहीं दी गई, वहां 38 सीटों पर लड़ने का प्लान बना लिया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने। तो आपके महागठबंधन में क्या सिर्फ वही पार्टी शामिल होगी जो राहुल गांधी को अपना पीएम उम्मीदवार मानेगी? और ये कैसा महागठबंधन हुआ फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भोपाल में बैठे हुए प्रवक्ता जी ने कहा कि मोदी जी के मुकाबले में कौन? मोदी जी के मुकाबले में विश्व में कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए राहुल गांधी जी तो उनका झूठ बोलने में मुकाबला कर ही नहीं सकते। मैं उसके मुकाबला करने की उम्मीद रखता भी नहीं हूं। जहां तक सवाल यह है कि हमारी कोई गठबंधन की कोई बातचीत हुई नहीं थी वहां उत्तर प्रदेश में, ये बहुत अच्छा किया। वहां कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पहले से कई गुना बेहतर करेगी। आप इस बात को निश्चित रूप से जानिए। हमारी नेता प्रियंका गांधी महासचिव बन चुकी हैं, उन्होंने एक क्षेत्र को संभालना आरंभ कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा नेता हैं और ये हमारा जो कलेक्टिव लीडरशिप जो डेवलप हो रहा है, इनको भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये तो जो जुमलेबाजी है हिंदुस्तान को, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे 4 साल 5 साल आपने राज किया, आप जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के पीछे, उद्योगपतियों के पीछे घूमते रहे। जब चुनाव का समय आया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपकी पराजय हुई, कल तक सुख में सोया था, अब समय लगा है घटने। जब कल लगा कलेजा फटने तो अब खैरात लगी है बटने। आज आपको किसान याद आ रहे हैं, आज आपको गरीब याद आ रहे हैं, आज आपको मजदूर याद आ रहे हैं। और मैं आपको आसिफ भाई बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये किसान को भी भूल जाएंगे, ये मजदूर को भी भूल जाएंगे। इनको सिर्फ राम मंदिर याद रहेगा, इनको सिर्फ मंदिर मस्जिद याद रहेगा, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान याद रहेगा। ये देश के लिए काम नहीं करना चाहते, ये पूंजीपतियों के पीछे घूमने वाली पार्टी है, उद्योगपतियों के पीछे खड़े होने वाली। सुरेंद्र जी आता हूं आपके पास, एक मिनट। नरेश जी, मेरा अगला सवाल आप ही से है सर। नरेश जी आपसे अगला सवाल है। नरेश जी आप ही से अगला सवाल है सर, और सवाल यह है कि 10 सीटें आपने सर 2014 में ली थी लोकसभा की छत्तीसगढ़ में, एक दुर्ग रह गई थी, और इस बार तो ऐन लोकसभा से पहले जो झटका लगा है वो घाव सर भरा है अभी कि हरा है, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
इस चुनाव में मिनिमम 10 सीट जीत के आएगी। मिनिमम 10 सीट यहां से जीत के आएगी। कांग्रेस ने इस प्रदेश के किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। कौन सी सीटें जो फंस रही है सर? माफ करने की बात की थी, अब ये सिर्फ सोसाइटी का कर्जा माफ कर रहे हैं, अल्पकालीन ऋण माफ कर रहे हैं। यह फर्जी है, यह झूठ है, फरेब है। जनता के, इस प्रदेश की जनता के साथ भोले भाले किसानों का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ ये बेईमानी कर रही है ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वो कर्जा माफ अब पिक एंड चूज में कर रहा है। अरे जरा किसानों से, अरे जरा किसानों से जाकर पूछ लीजिए आप। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ। आप किसानों से जाके जरा पूछ तो लीजिए कितने नाराज हैं, कितने दुखी हैं, जरा पता लगा लीजिए। आप दुखी हैं श्रीमान जी, आपके हाथ से सत्ता निकल गई, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सुरेंद्र जी, एक मिनट। 15 साल में छत्तीसगढ़ को अपना मिल्कियत समझ लिए थे। रविकांत सर, आप जरा चुप कराइए सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। रविकांत सर नहीं माफ कराया। आपने घोषणा पत्र में क्या लिखा अरे था? नरेश जी रुकिए एक मिनट सर, आज ही थोड़ी चुनाव है सर, एक मिनट रुकिए ना सर। रविकांत सर, मैं छोटे में आपसे एक जवाब चाह रहा हूं सर, और मेरा सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि महागठबंधन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा वही है जो बीजेपी बार बार पूछ रही है कि महागठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन? और यही वो सवाल है जो इस गठबंधन में दरार भी डाल सकता है, फूट भी डाल सकता है, और बीजेपी चाहती है कि इसमें फूट पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले हर 15 साल के अंतराल में विभिन्न दल के लोग एक होकर के चुनाव लड़े, सत्ताधारी दल को चुनौती दी और चुनाव लोगों ने जीता। वीपी सिंह प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं थे, मोरारजी देसाई का युग प्रधानमंत्री कैंडिडेट का नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 24 दल के गठबंधन बना के सरकार बनाए, तब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में, जनता पार्टी के शासनकाल में मोरारजी देसाई जी भी अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में निकल करके आए। परंतु इन प्रधानमंत्री के साथ में मैं जैसे कह रहा था कि कई वादे, इन्होंने जिन वादों को लेकर के चुनाव जीता, और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी को इस बार थोड़ा सा नुकसान इसलिए भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा थी 2013 और 2014 में एक एक दाना धान खरीदेंगे, केंद्र में मोदी की सरकार बनते ही उससे पलट गए। वो इनका बड़ा नुकसान का कारण बना। ठीक, बोनस नहीं दिया, संविदा कर्मी, ये वो मुद्दे हैं। ठीक रविकांत सर, आपने सही गिनाए। सर एमपी के मेहमान, मेरे पास वक्त सर बहुत कम है, बहुत मुद्दे मैं आ रहा हूं सर, एमपी में वेट कर रहे हैं। विकास बोंद्रिया सर, वही हाल। और मैं और दूसरी चीज, रविकांत सर मैं आ रहा हूं सर आपके पास, एमपी वाले वेट कर रहे हैं सर, वक्त मेरे पास कम है। रविकांत सर आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए सर प्लीज। रविकांत सर एडजस्ट कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे। विकास बोंद्रिया साहब, इतनी बात तो है कि एमपी में दम है, कमलनाथ मोदी से टक्कर लेंगे, आज ये तय हो गया पटना में, और उधर शिवराज पूरे देश भ्रमण पर निकल रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए। जब देशव्यापी उनका ये ऑरा है, ये उनकी ताकत है, तो फिर एमपी में क्या हो गया सर? देखिए, कमलनाथ जी को अपनी वृद्धावस्था का संज्ञान पटना पहुंच के होता है, तो इससे आप समझ जाइए कि मध्य प्रदेश के अपने चुनावी वादों को निभाने में फेल होते होते वो कितना थक चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जोश और वो बाकी प्रदेशों में दिखा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही संघीय व्यवस्था में अपना विश्वास जता दिया था। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में बाहर के लोग नहीं आएंगे, और जब ये बात बिहार में, यूपी में सुनी गई है तो जरूर वहां से प्रतिध्वनि भी निकली है। मुझे नहीं लगता, मैंने आपसे निवेदन किया ना कि केवल एज अ इलेक्शन फंड कलेक्टर अहमद पटेल जी के साथ राहुल गांधी जी ने इन्हें एयरप्लेन में बिठाया है, बैठक कराई है, और एक चेहरा बना के इन्हें कहा कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करवा के दीजिए, और इसका मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को, यहाँ की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, इस पर तो सवाल ये भी उठ सकता है कि जब कांग्रेस की सरकारें थी देश में ज्यादातर, तो फिर बीजेपी चुनाव कहां से जीत रही थी? उस पर मैं आता हूं आपके पास, मेरे पास वक्त होता मैं जरूर सवाल पूछता। अनिल यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, और मैं आखिरी सवाल में बड़ा छोटे में उसका जवाब चाहूंगा। कल जब हमने बात की थी तो उसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि हमको हमारी लागत का सही मूल्य दे दीजिए, हमको किसी की खैरात नहीं चाहिए। फिर क्या वजह है कि कर्ज माफी का दावा कांग्रेस करती है तो जीत जाती है? आज पीएम को भी यह बात कहनी पड़ी, कल उन्होंने ये बात कही कि हम 7.5 लाख करोड़ देंगे अगले 10 साल में। किसान चाहता है तभी तो ये सर खैरात बट रही है।
साहब डूबते को तिनके का सहारा। अब हमें मतलब हर बात में भाव में सभी चीजों में मार रहे हैं, तो हम जो है गले गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं कि भाव नहीं मिल रहे हैं। इसी के लिए हम मांग कर रहे हैं कि सारी चीजों को आप बंद कर दो। अच्छा, इतना ही बता दीजिए, एक बार हमें भाव दे दीजिएगा, हम मुड़ के अभी तो ऑफर दोनों का गड़बड़ है। इधर तो सूल बो दिए साहब, आगे देखते हैं ये लोग कौन सा ऑफर लेके आते हैं चुनाव के टाइम पे। तारण साहब सिर्फ 10 सेकंड मेरे पास, यहाँ पे बैठ के करेंगे। देखिए, हमने वायदा किया है कर्ज माफ। 10 दिन के हमारे नेता ने बोला, राहुल जी ने, हमारे कमलनाथ जी ने 1.5 घंटे के अंदर अपनी घोषणा पूरी कर दी। कांग्रेस का जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने हमेशा जो भी वायदा किया हमेशा पूरा किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक एक कार्यकर्ता तक हर जनता के, हर आदमी के लिए कृतसंकल्पित है, उसके विकास के लिए। और किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए तो पूरी तरह से। ठीक, आनंद जी, आनंद आ गया बात सुन के आपकी। और मैं अगर आपको ज्यादा वक्त दूंगा तो नाइंसाफी हो जाएगी बाकी नौजवानों के साथ। सबको बराबर मौका मिला, सब चीजें हो गई सर। वक्त खत्म हुआ मेरे पास। बहुत शुक्रिया आनंद, तारण जी, विकास बोंद्रिया जी, अनिल यादव जी, नरेश चंद गुप्ता जी, सुरेंद्र शर्मा जी, रविकांत कौशिक जी। आज सर मुद्दा 1 घंटे का था, लेकिन वो कोलकाता वाली बड़ी खबर आ गई सर। खबर बड़ी है, ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है। कभी और बैठेंगे सर, अभी तो चुनाव में वक्त बहुत है और सब मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन इतना जरूर तय है कि 2019 के लिए आज ये लगता है कि कांग्रेस ने अपने ब्रांड एम्बेसडर तय कर लिए हैं, अपने नए चेहरे तय कर लिए हैं। 3 नए मुख्यमंत्री, 3 नई सरकारों के। और बड़ी बात यह है कि इसमें आप देखिए कि 2019 से पहले कितना कम वक्त इन सरकारों को मिला है, लेकिन उसी वक्त में किए गए फैसलों को लेकर अब कांग्रेस 2019 में मोदी का सामना करने जा रही है। 2018 की चुनौतियों को पार करने वाले क्या कांग्रेस का 2019 में भी बेड़ा पार लगाएंगे? ये चुनाव के नतीजे बेहतर बताएंगे।